हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पर। तो आज का टॉपिक हम लोग मनोविज्ञान से, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं हमारे ऑनलाइन एग्जाम में, जो कि सीटेट का है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इसके बारे में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन इसमें हमें ढूंढना है, तो कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा कौन सा। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसको कोई लेना नहीं चाहता। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें, मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले 1962 में तमिलनाडु में हुई थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पे लाने का श्रेय केंद्र सरकार को जाता है, जो कि 1995 में इसे लाया गया। ठीक है, मिड डे मील को। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए, ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, तो यह जो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब है, ठीक ना, तो वह क्या खाते हैं, सुबह खाली पेट आ जाते हैं, तो उसको क्या है, अवसर मिलता है, उसको अच्छे भोजन मिलता है, तो स्कूल में बच्चे उसको खाते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में क्या है, अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है। तो यह कैसा है, तो यह एक क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक ना, महिलाएं किसी से कम नहीं है, वो भी कोई भी काम वर्तमान में कर सकती हैं। ठीक ना, अब उनको भी कोई काम करने में असंभव नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगी, वह असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आता है, ठीक ना, सीटेट में। तो आप इसको जरूर पढ़ते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में किस क्षेत्र में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में है स्थानांतरित खेती। तो आपको बता दें कि यह सबसे ज्यादा स्थानांतरित खेती जहाँ होती है, तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत में होती है, जो कि वहाँ के पेड़ पौधे काटकर वहाँ खेती की जाती है। उसके बाद उसको जब फसल काट लिया जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे जगह उसको, जहाँ पेड़ पौधे जंगल होते हैं वहाँ काट को फिर वहाँ खेती की जाती है, फिर उसको अगले सीजन छोड़ दिया जाता है। ऐसे यह स्थानांतरित खेती होती है। तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के समय में बोझ के बिना सीखना क्या है। तो बोझ के बिना सीखना क्या है। ईवीएस पर्यावरण को आधा कम करने की जरूरत, स्कूल बैग कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों अध्यायों की कम संख्या, अवरोध का भार कम करने की जरूरत। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। देखिए, स्कूल बैग का कम वजन के बारे में, ठीक ना, यह पर्यावरण अध्ययन का संदर्भ है, जो कि पाठ्य पुस्तकों की संख्या को कम करना भी इसमें शामिल होता है। ठीक ना, लेकिन हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। देखिए, इसमें पाठ्य पुस्तकों की संख्या भी कम करना है, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ठीक ना, गोवा की स्थिति क्या है और जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है बिहार के सापेक्ष। तो आपको बता दें, बिहार जो पड़ता है यह पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है ना, पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिए। तो उसके सापेक्ष होगा, देखिए इस तरह, सॉरी, जो यहाँ पे गोवा है, ठीक ना, और बिहार जो है यहाँ पे होता है, और सबसे टॉप पे क्या होता है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यह इसके सापेक्ष हमारा कौन सा सही होगा। तो इसके सापेक्ष देखिए, इसके सापेक्ष हमारा
डी ऑप्शन सही होगा। जो कि बिहार के सापेक्ष हमारा जम्मू कश्मीर ऊपर है, उसके बाद दक्षिण और पश्चिम में हमारा गोवा है। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक ना, कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। ठीक ना, जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, लेकिन इससे क्या होता है कि वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं उनका विस्थापन भी होता है। वह वहाँ के स्थान को खाली करा दिया जाता है और वहाँ विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक ना, प्रभावित होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का एक उद्देश्य है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का एक उद्देश्य है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य होता है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, प्रत्येक को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, सभी बच्चे अपने सक्रिय मतलब अपने सक्रियता से भाग लेते हैं, जो कि ग्रुप में काम करते हैं। तो ठीक ना, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से सबसे धीमी किसमें होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी और सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है और लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन क्या है, तापमान हमारा घटता है। ठीक ना, इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह क्या है, ये सभी क्या है, जलवाष्प गैसें, मीथेन ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक ना, आप लोग इसको जरूर जानते रहिएगा। तो यह सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये ठीक, बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप क्या है आपको बताना है। तो बाला क्या है, इसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग क्या करता है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। यह ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक ना, इसे बिल्डिंग एज लर्निंग एड कहा जाता है। ठीक ना, इस बाला का रूप है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, ये इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ठीक ना, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होती है ग्राफिक कौशल से, दिशात्मक कौशल से, चित्रण कौशल से, स्थिति कौशल से। किससे होती है आपको बताना है। तो आपको बताना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है स्थिति के बारे में जानना। ठीक है, आप जिस स्थिति सापेक्ष हैं दिशाओं के बारे में जानना, तो सबसे अच्छा है जिस दिशा में है उस दिशा की स्थिति के बारे में कौशल को जानेंगे, जिसमें तभी आप दिशा को बता पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक ना, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। स्थिति कौशल जो होगा यह ऑप्शन इसमें हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून को से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों
और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में है और ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है, मतलब पतली मीन्स कम होती है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए, जो ठंडे रेगिस्तान है वह किसके वृष्टि छाया में है, ठीक ना, वह वृष्टि छाया में है, इसके वजह से वहां पे वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक ना, वहाँ क्या होती है, वर्षा नहीं होती है, इस सबसे कम वर्षा होती है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक ना, वहाँ ठंडा मरुस्थल है, सबसे ठंडा मरुस्थल रेगिस्तान लद्दाख है, ठीक ना, ऑप्शन सी हमारा सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, आपको बताना है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सभी विचारों को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाए, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाएं उनको औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए, वैकल्पिक ढांचा जो है इसका अर्थ होता है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टि से अलग हो, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो किसको पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी? या किसको, आप लोग जान रहे हैं, तो इसको एनसीएफ द्वारा 5 को या पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सिफारिश की गई थी, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, जो कि इससे बच्चों को इससे सुझाया गया था कि इसमें बच्चों को पुस्तकालय पुस्तकालय जो है और पुस्तक छांटने की आज़ादी हो और खेलने की भावना का विकास हो, यह इसमें समझाया गया था एनसीएफ 2000 बी में, ऑप्शन एनसीएफ 2005 में, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ताजमहल को पीले होने के लिए का कौन सा कारक सबसे जिम्मेदार है? क्लोरीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर। तो कौन सा है? तो आप जानते हैं कि वहाँ की जो ताजमहल जो आगरा में, वहाँ की जो पीला होने का कारण है कि उसको वहाँ की जो उद्योग जो है, वहाँ के आसपास जो उद्योग है, उससे निकलने वाली गैसें जो है, ठीक ना, वो हवा में मिलकर क्या करती हैं, जब हवा मिलती है उसके साथ जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा के साथ उसमें क्या करती है, रिएक्शन करती हैं, किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो उसमें वर्षा करती हैं और वह बूंद जो सफेद जो ताजमहल है उस पर गिरती है, तो उसका कलर पीला होता है, जिससे वह ताजमहल पीला हो रहा है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक ना। देखिए, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, यह आपको बताना है, ठीक ना। जिसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? देखिए, इसमें इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे, ठीक ना। तो यह ऑप्शन सही है, ठीक ना। क्या है? समझने में, यहाँ हमें नहीं छांटना है, सही बात है कि समुदाय को उन बीमारियों को समझने में क्या हो, उससे बच्चे को मदद मिले, और इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ये भी सही है, और इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ये भी सही है। हमें पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं है? इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो यह ऑप्शन हमारा डी सही है, यह ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। गोलकुंडा किला किसने बनवाया, ठीक ना। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था?
पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य, काकतीय राजवंश। तो किसने बनवाया था गोलकुंडा? तो यह देखिए गोलकुंडा जो है यह बनवाया था काकतीय वंश ने, राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। और इसको 17वीं शताब्दी तक हीरे का प्रमुख बाजार माना जाता था। और इस किले की मरम्मत प्रताप रुद्र ने करवाए थे। कौन? प्रताप प्रताप रुद्र ने कराए थे, ठीक ना। इसका मरम्मत प्रताप रुद्र ने कराई थी और यह हीरा का बाजार माना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहे तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा डी, ठीक ना। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है समावेशित नहीं है, यही ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान आपको बताना है तो क्या करेंगे, ऐसे हम 15 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 45 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन यही हमारा सी सही है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, ठीक ना, करना पड़ा, तो बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे साधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो आपको बताना है ऑप्शन इसमें कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा मानव, कौन सा सही है? मानववादी दृष्टिकोण, संसाधन दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना। अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, यही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। तो कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो अदिश राशि कौन सी है? तो यह ऑप्शन बी सही होगा, ठीक ना। यह द्रव्यमान जो है हमारी अदिश राशि है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं, ठीक ना। श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो कौन सा सही ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, देखिए श्यामपट्ट का उपयोग करेंगे और चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण आदि यह ईवीएस कक्षा में प्रयोग होने वाली गतिविधियां हैं। इसमें ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन हमारा सभी सही है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा सभी सही है। श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना और फील्ड भ्रमण यह एक ईवीएस कक्षा का गतिविधि है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सभी सही है। चलिए आगे चलते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, ठीक ना, गुजर नहीं सकती, क्या कहलाती है? उत्तल, अपसारी, पारभासी, पारदर्शी। तो किसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? इसमें ऑप्शन देखिए, जिसमें ऐसी कोई वस्तु उसकी किरण जिससे कोई किरण नहीं गुजर सकती, तो इसमें कौन सा होगा? अपसारी, जिससे पार नहीं कर पाती, तो वह क्या होगा? अपसारी। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है।
तो पर्यावरण अध्ययन जो होता है पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि विषयगत, एकीकृत, समावेशी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत, एकीकृत, समावेशी आदि सभी हो। ठीक ना, इसमें सभी हो, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। तो यह हमारा बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं, समग्र शिक्षा का कारण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 न्यूटन और 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम 60 न्यूटन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा कितना होगा? 10 किलोग्राम। ठीक ना, उसका भार में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक विलय का विघटन दर डैश डैश पर निर्भर करता है। एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? भार पर, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर। तो किस पर निर्भर करता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? विलय का विघटन दर इसमें किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। ठीक ना, यह ताप पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखिए, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण है जिससे क्या करता है? वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो यह ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। ठीक ना, यह ऑप्शन एक अधिगम संसाधन भी है। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। क्या है उद्देश्य इसका? कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर नहीं देखते हैं। ठीक ना, और कि सपेरा सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो सपेरा है उसको, उस जीव को वह नुकसान न पहुंचाए और उसकी आजीविका से उसको वंचित न करे। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक ना, ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो कौन सी आपको बताना है। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर लगाना। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सबसे आसान ऑप्शन इसमें हमारा ये है। ठीक ना, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? पाठचर्या से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक ना, तो इसमें देखिए, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और उन्हें समृद्धि करने का तात्पर्य, या वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। ठीक ना, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।